डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं स्मॉल बिजनेस एट होम लेवल। होम लेवल पे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। पोट्री आर्टिकल्स हम कहते हैं मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों को हम पोट्री आर्टिकल्स कहते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। किसी दिन में वो खास नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was, cost of production of each article किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उस पर डिपेंड कर रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, कि जो टोटल कॉस्ट है उस दिन कितनी कॉस्ट आई है? 90 रुपीज़ आई है। हर आर्टिकल पे कितनी कॉस्ट आई है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पे क्या चीज़ डिपेंड कर रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल पे जितनी कॉस्ट आ रही है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड on that day. Find the number of article produced. Number of article produced जो है ये हमने find out करने हैं। तो सबसे पहले ये जो number of article produced है इन्हें हम suppose कर लेंगे। Let's suppose अगर number of article produced हमारे पास x हैं तो cost of production of each article क्या होगी? Twice the number of article। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और हर आर्टिकल की कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। और हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। फिर जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हैं वो क्या है? हमारे पास x है। और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमने फाइंड आउट भी करने हैं। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पे। और ये क्या होगी? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। पहले हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को ट्वाइस करेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अब इसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल किसके इक्वल है? ट्वाइस the number of article and 3 more than twice the number of article produced। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। जब उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हमने x ले लिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी हमारे पास आ गई 2x + 3। अब हमारे पास क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़। ये जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 90 रुपीज़ है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करने से। अगर हमारे पास एक बुक की कॉस्ट है 30 तो 5 बुक्स की कॉस्ट क्या आएगी? 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास गिवन है, गिवन गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है ₹90।
और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट से नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हर आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को वन आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को वन आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हमारे पास है एक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है हमारे पास 2x प्लस 3। तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक आर्टिकल की कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3x। 90 राइट साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 90 माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद है। अब इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन के बाद इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स में हमारे पास x की वैल्यू आएगी और x क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, थर्ड टर्म एज इट इज लिखेंगे, जस्ट हम मिड टर्म नहीं लिखेंगे। मिड टर्म लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के साथ साइन कौन से हैं, सेम है या डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, थर्ड टर्म के साथ माइनस है, दोनों के साथ साइन डिफरेंट हैं तो ये जो मिड टर्म्स होंगे इनके साथ भी साइन डिफरेंट होंगे। अब ये जो मिड टर्म है जिसे हमने ब्रेक करना है इसके साथ प्लस है तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, छोटी वैल्यू को बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 90 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 180 x स्क्वायर। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 180 एक्स स्क्वायर आए और जिनको प्लस माइनस माइनस करने से हमारे पास प्लस 3x आए। तो उसके लिए हम 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 जो है वो 180 को डिवाइड करता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है और 2 जो है 180 को डिवाइड करता है। तो 2 से 180 को डिवाइड करते हैं, 2 9s are 18 और 0 एज इट इज़। तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 180, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 3 नहीं होता। अब 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो इस तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 को जब 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 180, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 3 नहीं होता। इसके बाद 45 को अगर हम देखें तो 2 45 को डिवाइड नहीं करता, इसके एंड पे एक ऑड नंबर है। उसके बाद 3 को अगर चेक करें, 3 को चेक करने के लिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 4 + 5 9 और 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब है ये 45 3 पे डिवाइड होगा। 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1s are 3, 3 5s are 15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। अब इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12।
12 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 180। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं 180 के जिनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। 15 माइनस 12 क्या होता है, 3। तो इसका मतलब है ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आना है तो 15x के साथ प्लस आ जाएगा और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 12x। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, 15 माइनस 12 क्या आ जाएगा, प्लस 3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया, और ये आ जाएगा माइनस 180x स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अपनी रिक्वायर्ड कंडीशंस पे मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। हमें दो ऐसी टर्म्स मिल गई जिनको माइनस करने से प्लस 3x आ रहा है और जिनको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ रहा है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया था। अब इन दो फर्स्ट टर्म में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम कॉमन लेंगे। तो 2 फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन सेकंड में 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 15 जो है उसको 2 डिवाइड नहीं करता, तो 2 को हम कॉमन नहीं ले सकते। अगर हम देखें तो x दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, हम x को कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास इधर आ जाएगा 2x और इधर आ जाएगा प्लस 15। इन दोनों टर्म्स में से अब हमने कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस है जबकि इधर ब्रैकेट में दोनों के साथ प्लस है, तो सबसे पहले हम माइनस को कॉमन लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इधर ब्रैकेट में 2x है, तो इसका मतलब है हमें इधर भी सेकंड ब्रैकेट में भी क्या चाहिए, 2x चाहिए। और किस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 6। तो अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर जो हैं ये ऑटोमेटिकली 6 पे लाजमी डिवाइड हो रहे होंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है। अब 90 को अगर हम देखें तो 3 2s are 6। 15 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। ये 90 की फैक्टराइजेशन हमारे पास हुई है। 2 3s are 6। 6 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 के साथ, और यहाँ पे 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ। तो 6 चूँकि इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 6 को हम कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास इधर आ जाएगा 2x और इधर साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 15। दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ गई हैं। और इस फर्स्ट ब्रैकेट को देख के हमने सोचा कि यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 6 कॉमन आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2x है। तो 2x कब बाकी बचता है, जब 2x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट को देखते हुए हमने 6 को कॉमन लिया। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों टर्म्स में 2x प्लस 15 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में से हम 2x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे। बाकी फर्स्ट टर्म में हमारे पास रह जाएगा x और सेकंड टर्म में रह जाएगा 6। अब उसी तरह रियल नंबर्स की प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या है, 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट नंबर हमारे पास 0 है या सेकंड नंबर हमारे पास 0 है। इन दोनों में से कोई एक तो लाजमी 0 है, फिर ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 आया है। या ये भी हो सकता है कि दोनों नंबर्स ही 0 हैं। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 15 प्लस हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके 15 हो जाएगा -15। 0 माइनस 15 क्या आ जाएगा, -15। अब लेफ्ट साइड के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे राइट साइड पे हम -15 से डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -15/2। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 6 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे 6 प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। और अगर हम देखें तो x क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू नेगेटिव आई है, x इज इक्वल टू -15/2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो ये नहीं हो सकते। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास क्या है, 6।
यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, एज नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव। एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -15/2। दिस implies that x is equal to 6। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमारे पास आ गए 6। अब सेकंड चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी है वो है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल किसके इक्वल है, 3 more than twice the number of article produced। तो ये आ जाएगा 3 more than twice the number of article produced। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हमारे पास क्या है, 6 है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे +3। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास आ गया 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, 6। और ये जो कॉस्ट है ये किसमें आई है, रुपीज़ में आई है हमारे पास। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 90 रुपीज़ थी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास 15 रुपीज़ आ गई है। और उस दिन 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 15 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, 6 × 15 90। तो ये था आज का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें। आप समझते हैं कि आपने कुछ अच्छी और नई चीज़ सीखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।